नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पिछले 10 वर्षों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सीटेट 2011 से लेकर के 2021 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन आपको एक साथ इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन जो है लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है मैं विजयदशमी दशहरा को बना रहा हूं, तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनके उत्तर। क्योंकि यदि आप सीटेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा पिछले वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प आपके सामने इस प्रकार से हैं। दत्त कार्य अभिभावक भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, या फिर प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। और सी है दत्त कार्य आंकलन का एकमात्र तरीका है। और डी है यहाँ पर दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दत्त कार्य जो होता है ये बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने के अवसर को प्रदान करता है दत्त कार्य। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकनों को पैना करने के लिए। और सी है यहाँ पर उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। डी है बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। और बी विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, और भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो यहाँ पर उन्हें चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और डी है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। तो निश्चित रूप से यदि हम बच्चों को भ्रमण पर लेके जा रहे हैं तो भ्रमण के दौरान बच्चों से हमारी जो अपेक्षाएं होंगी वो होंगी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ में अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और इसके लिए सी विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या फिर बी है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। सी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। और डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हमारे पर्यावरण के पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी जो बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि बच्चे उस पाठ को रुचि के साथ में समझने का प्रयास करें। और बी विकल्प इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है,
और इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो रक्त स्थान से भरपूर हो। तो देखिए यहाँ पर उन्हें ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो प्रोटीन होता है, आहार होता है, वो होता है प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में नई कोशिकाओं, मांसपेशियों, बॉडी मास आदि को बनाने या निर्माण करने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन, तो डी विकल्प इसके लिए सही होगा, प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, रेखा की मां रक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु में परिवर्तित करने, या फिर सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, डी है पानी को रंग रहित करने। तो निश्चित रूप से पानी के अंदर जो हल्के निलंबित अपद्रव्य है उनको अवसादित करने के लिए रेखा की मां तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी का प्रयोग करती है, और इसके लिए ए विकल्प जो होगा ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो यहाँ पर जो सबसे प्रभावी व्यूह रचना होगी, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, या फिर बी है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों को समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, सी है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना, और डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, और बी विकल्प जो होगा यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो 4 यहाँ पर क्रम जो है, रेत और नमक का मिश्रण है, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन। तो यहाँ पर चारों ही लगभग सभी विकल्प में है, सिर्फ क्रम जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे निस्यंद, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन, और इसके लिए डी विकल्प जो होगा ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और श्वास लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या फिर बी है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहु अनुशासितहीनता रहती है, और डी है वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो बिल्कुल यहाँ पर यदि विद्यार्थी श्वसन और श्वास लेने में को एक ही के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित यहाँ पर अध्यापिका कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, और डी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो यहाँ पर सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी से धोना, या फिर बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, और डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा वो होगा डी विकल्प, जिसमें सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर उन्हें काटने में प्रयोग लाना चाहिए। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। अब देखिए 4 गतिविधियां कौन सी सुझाते हैं। तो पहला यहाँ पर खाली उल्टा बीकर पानी की सतह पर के ऊपर नीचे ढकेले, और दूसरा है यहाँ पर स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, सी है गुब्बारों में हवा भरना,
और फिर यहाँ पर दो भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांधें, साम्य अवस्था में लाएं और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो यहाँ पर इन उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी यहाँ पर वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी, जिसमें हमारे विकल्प हैं ए और डी, बी और डी, ए और सी और डी है ए और बी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, सॉरी विकल्प ए, जिसके अंदर दे रखा है ए और डी, यानी कि खाली बीकर, उल्टा बीकर पानी की सतह पर नीचे ढकेले। और यहाँ पर डी वाला जो होगा, दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्य अवस्था में लाएं और फिर किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो देखिए, यदि हम देखें तो इन दोनों में हमें वायु में भार का पता चलेगा। जैसे हम परखनली या उल्टा बीकर होता है उसको पानी में धकेलेंगे तो निश्चित रूप से में हवा भरी होगी, तो वो थोड़ा भार के साथ में, यानी कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तब वो अंदर पानी में दबेगा। इसी के साथ में हम दो गुब्बारों को इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर एक छड़ से बांध देते हैं और एक गुब्बारे को निश्चित रूप से फोड़ेंगे, इसे इस प्रकार से लटका सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एक गुब्बारे को फोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये भार के कारण इधर आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वांछनीय जो परिणाम हैं बच्चों को यहाँ पर दिखा सकते हैं इसके माध्यम से। तो चलिए, ए और डी इसमें सही हुआ। अगला है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो चार पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, और बी है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। सी है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। और डी है यहाँ पर प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उचित होगा, कौन सी पद्धति यहाँ पर उचित होगी, क्योंकि हम वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद की वायु के नमूने को इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, और यही यहाँ पर सबसे उचित पद्धति होगी। तो बी विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता, और डी है आक्रामक व्यवहार। तो यहाँ पर निश्चित रूप से शिक्षिका को ये पता या पहचान हो सकती है कि जब बच्चा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो वो तनावग्रस्त है। तो जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से वो तनाव से ग्रस्त होता है, और डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी जो है ये पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है और इसे रिक्त स्थान तथ्य के द्वारा व्याख्याकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। बी है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। सी है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। डी ही यहाँ पर लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला बल है वो उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होगा, यानी कि पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, डी है इकाई के अंत में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध करवाना चाहिए प्रकरणों में अंतर्निर्मित।
और इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बी है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। सी है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। डी है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं उन्हें विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसकी शिक्षा में सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि होती है, और इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके भी की जा सकती है। तो यहाँ पर हमें बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना, ये तो हम करते ही हैं, मतलब ये तो होता ही है ना। पर यहाँ पर विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना, यानी कि प्रयोगशाला विधि के माध्यम से बच्चों को ज्ञान प्राप्ति स्वयं करें ऐसे और प्रेरित करना चाहिए। तो डी विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? आवधिक परीक्षाओं का प्रयोग करना, गृह कार्य या फिर योगात्मक कार्य, और डी है पोर्टफोलियो। तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होगा वो होगा उनका पोर्टफोलियो, और डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। सी है, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। डी है, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक शिक्षक जब दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो वो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, और इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क अपलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती हैं, और यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं, सामान्य से विशिष्ट की और निरंतरता, या फिर डी है अंतःसंबंध। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तित्व विभिन्नताओं की ओर संकेत करता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व विभिन्नता है कि एक रट कर याद कर रही है, एक समझ करके याद कर रही है, तो सबका अपना अपना तरीका है और उसी के अंतर्गत व्यक्तित्व विभिन्नताएं आती है। तो पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के अलावा अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज या व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, और डी इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना रिक्त स्थान में सहायता करता है, और ये पहला सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने, या फिर बी है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने। सी है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने, और डी है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृति विविधताओं को ध्यान रखने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता किसके अंदर करेगा? तो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की जो योग्यता है उसमें बढ़ावा देने के लिए, और सी विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया जो है मुख्यतः संबंधित है बोलने सुनने, पढ़ने या फिर सुनने। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने संबंधी विकार है, और सी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरण
प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया है और जिसका क्या उद्देश्य है। घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, बी है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, सी है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना और डी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना करके देखो को जो शामिल किया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बी विकल्प इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो एक दत्त कार्य का क्या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना या फिर प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। तो एक अच्छे दत्त कार्य का जो मुख्य लक्षण होना चाहिए वो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना और ए विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, बी है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, सी है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना और डी है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना और इसके लिए डी विकल्प जो होगा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए जो नहीं है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना, बी है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, सी है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना और डी है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं होगा वो होगा पहला, इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना। तो पहला ही यहाँ पर जो है ये उद्देश्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है और निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, बी है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, सी है विद्यार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना और डी है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। और यहाँ पर ये अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन रिक्त स्थान को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग और बी है शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, डी है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन जो होता है वो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता और इसमें ए विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए और हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। और थर्ड है यहाँ पर 3 महीने हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और फोर्थ यहाँ पर है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। अब इसके लिए जो हमारे विकल्प हैं वो दे रखे हैं जिसमें केवल 2 और 4 है, 1 और 4 है या फिर 1 3 4 है या 1 और 2 है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर को टिक करते हैं जिसमें आ रहा है 1 3 और 4 यानी कि फर्स्ट ठीक है
इसी के साथ में थर्ड ठीक है और फोर्थ ठीक है, यानी कि इससे शरीर को ठंडक मिलती है गंदले पानी में खेलने से। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियों को भी खा लेते हैं। तो सी विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नीम, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और डी है, मधुबनी राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसमें जो हमें सही कथन का चयन करना है वो होगा फर्स्ट, ए, बी और सी। डी वाला नहीं होगा, वही हमारा इसमें उत्तर होगा। तो ए, बी, सी के लिए हमारा जो विकल्प है वो इसमें शामिल है डी वाला। ठीक है, और डी वाला जो है यानी कि ये वाला सिर्फ गलत है, बाकी तीनों ही राइट हैं, ए और बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचीड़ी, कौवा, फाख्ता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है वो है कौवा, और सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है वो है चील। तो दोनों ही प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है। तो सबसे ऊंचे पेड़ की बात होती है तो वहाँ पर उत्तर चील होता है, और सब पेड़ की सबसे ऊंची डाल की बात हो रही है तो निश्चित यहाँ पर उत्तर हमारा कौवा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पोचमपल्ली एक गांव है और यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। और यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है सी वाला विकल्प, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का गांव है जहाँ पर साड़ियों की बुनाई की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। और यहाँ पर पहला है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी है, एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती जहाँ तक कि पानी तक ना पहुँच जाए, वहाँ तक जाती है जहाँ तक पानी तक वो ना पहुँच जाए। और डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते भी हैं। तो ओक के बारे में जो सही कथन हमारा यहाँ पर होगा वो होगा बी वाला, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सी वाला, इसकी पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती जहाँ तक पानी तक ये पहुँच जाए। और डी है, इसके तने में से पानी का पीने का उपयोग लोग वहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर बनता है वो बनेगा ए, सी और डी, जिसमें आएंगे ये तीनों ही कथन इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी है, आबू धाबी की मुद्रा या रुपये को दिनार कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रेगिस्तानी इलाके में है और बिल्कुल पानी पेट्रोल से महंगा है। स्थानीय भाषा अरबी है। और इसके लिए हमारा जो डी विकल्प होगा ए, बी, सी, जिसमें ए, बी और सी तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैगनी, नीला, हरा, पीला, काला, सफ़ेद, लाल, संतरी। तो निश्चित रूप से ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद के रूप में ये जानवर देखते हैं जो रात्रि में जागते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सी है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और डी है, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये एक मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागर व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। और इसके लिए बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो यहाँ पर 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, विभिन्न खेलों की खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। इसी के साथ में बी है, शिक्षार्थियों
को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। सी है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। डी है शिक्षार्थियों को खेल मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम खेल जो हम खेलते हैं हम इसी पर विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षार्थियों को खेल मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग प्रकार के खेल खिलाना, ये शिक्षण पद्धति शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, जिसमें पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और उनका संक्षेप में उनका वर्णन करना। सी थर्ड है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी यहाँ पर किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो देखिए यहाँ पर बहुबुद्धि वाले छात्र विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, और बी है दूसरे शिक्षक और अभिभावकों को प्रभावित करना। सी है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। डी है अपनी पाठ योजना का पालन करना। तो निश्चित रूप से देखिए नलिनी ने यहाँ पर पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र भी दिखाए, इसके साथ में तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग भी किया, उनका वर्णन भी किया और पार्क में ले जाना और पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो निश्चित रूप से नलिनी यहाँ पर बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए ए विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है, और जिसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। इसी के साथ में वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करना, और थर्ड है वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। फोर्थ है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब ये सभी वंचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? तो यहाँ पर हमें देखना है जो सबसे कम प्रभावी होगी। तो फोर्थ वाला जो होगा शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ये सबसे कम प्रभावी होगा, और विकल्प यहाँ पर इसके लिए हमें नीचे मिलेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फोर्थ वाला जो है ये दिए रखा है सी वाले विकल्प में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वृक्ष संरक्षण की जब अवधारणा हम बच्चों को बता रहे हैं, उनको संवेदनशील बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें पहले हमें शिक्षार्थियों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताना होगा कि वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, कितना उनका महत्व है, उनके बिना हमारे लिए क्या क्या समस्या आ सकती है, और इससे संबंधित हम सीधे उनको कटी हुई लकड़ी को भंडार दिखाएंगे तो वो शायद उतना अच्छा उनको नहीं समझ पाएंगे। ये सबसे कम प्रभावी यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है और इसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य रिक्त स्थान सुधार करना है। संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, और डी है अवलोकन कौशलों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंचल जो है वो अपनी कक्षा में जब अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, तो यहाँ पर इस प्रकार करना उनके कौन से उद्देश्य में सुधार करना होगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चिंतन कौशलों में सुधार करना है, क्योंकि कल्पनापरक प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, तो चिंतन कौशलों में सुधार करना चाह रही है। तो बी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और मिलते हैं आगे और एक और पाठ के रूप में जो कि आपको कल या परसों के दिन मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।